हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हैलोवीन 2। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी और ये हैलोवीन रीमेक का सेकंड पार्ट है। इसमें उसके आगे की स्टोरी दिखाई गई है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके पहले वो देख लो, फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। इस पार्ट को भी रॉब ज़ॉम्बी ने ही लिखा और डायरेक्ट किया है। बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के साथ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं लॉरी को, जो कि एक हाथ में गन लिए हुए रोड पर चलती जा रही थी। पीछे से शेरिफ आता है और उसे रोक लेता है। वो देखता है कि लॉरी ट्रॉमा में थी। वो उसके हाथ से गन ले लेता है और उसे सीधा हॉस्पिटल भेज देता है। उधर सैमुअल को भी एम्बुलेंस में डालते हैं। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। माइकल की बॉडी भी वहीं पड़ी थी। पैरामेडिक टीम के 6 लोग उसकी बॉडी को उठाकर वैन में रखते हैं। 2 आदमी उसे मॉर्ग लेकर जा रहे थे। रास्ते में वो इसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। ड्राइवर की नज़र सामने से हट जाती है और तभी उनके सामने एक गाय आ जाती है। वैन उससे टकरा कर पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। ड्राइवर मौके पर ही मर जाता है। दूसरा आदमी भी सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसका पैर अंदर फंस चुका था। तभी वैन के अंदर कुछ हलचल होने लगती है। पूरी वैन हिल रही थी। वो माइकल था। वो वैन का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकल जाता है। वो वैन के शीशे का एक टुकड़ा उठाता है और उस आदमी का सर काट कर अलग कर देता है। सामने उसे उसकी मॉम वाइट कपड़ों में एक वाइट हॉर्स के साथ खड़ी हुई दिखती है। जब माइकल सैनिटेरियम में था तब उसके बर्थडे पर उसकी मॉम ने उसे एक वाइट हॉर्स गिफ्ट किया था। तब माइकल ने डेबरा को बताया था कि पिछली रात उसे एक सपना आया था जिसमें वो वाइट कपड़ों में एक वाइट हॉर्स के साथ उसे घर ले जाने के लिए आई थी। उधर हॉस्पिटल में लॉरी को होश आता है और वो किसी तरह अपने रूम से निकलकर एनी के रूम में पहुंच जाती है। एनी को अभी होश नहीं आया था लेकिन वो जिंदा थी। एक नर्स वहां पहुंच जाती है और लॉरी को वापस उसके रूम में ले जाने लगती है। तभी उसे इमरजेंसी रूम में बुलाया जाता है और वो लॉरी को छोड़कर चली जाती है। लॉरी वहीं रुककर उसका वेट करती है। वो नर्स वापस लॉरी के पास आती है लेकिन उसके मुंह पर एक कट लगा हुआ था। उसे देखकर लॉरी वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी माइकल वहां आ जाता है। वो नर्स को कई बार स्टैब करके मार देता है। लॉरी स्टेयर्स के रास्ते नीचे जाने लगती है और वहां वो देखती है कि माइकल ने वहां कई लोगों को मार रखा था। वो गिरते पड़ते वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी और माइकल उसके पीछे ही था। किसी तरह वो हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है लेकिन मेन गेट लॉक था। तब वो खिड़की से सिक्योरिटी रूम में घुस जाती है और एक डेस्क के नीचे छुप जाती है। एक सिक्योरिटी गार्ड वहां आता है और लॉरी उससे मदद मांगती है। वो उसे वहां छोड़कर अपनी कार लेने जाता है और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देता है। कुछ ही देर में वो कार लेकर वापस आ जाता है। वो दरवाज़ा खोलने लगता है। तभी माइकल एक कुल्हाड़ी उसकी कमर में घुसा देता है। उसे मारने के बाद वो पूरा कैबिन तहस नहस करके अंदर घुस जाता है और सीधा लॉरी के सर में कुल्हाड़ी मार देता है। और तभी वो चिल्लाते हुए नींद से जाग जाती है। वो एक बुरा सपना देख रही थी जो कि वो 2 साल से लगातार देखती आ रही थी। वो अभी भी उस रात को भुला नहीं पाई थी। अब वो एनी और उसके डैड के साथ टाउन से दूर एक घर में रहती थी। वो हैवी मेडिकेशन पर थी और साथ ही उसकी थेरेपी भी चल रही थी लेकिन फिर भी उसके हालात नहीं सुधर रहे थे। उसे यकीन था कि माइकल मर चुका है क्योंकि उसने खुद उसके ऊपर गोली चलाई थी लेकिन पुलिस को उसकी बॉडी नहीं मिली थी और शायद यही वजह थी कि उसका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि वो मर चुका है। ऊपर से वो एनी के साथ रहती थी और उसके चेहरे के स्कार्स उसे वो रात कभी भूलने नहीं देते थे। लॉरी एक स्टोर पर काम करती थी जहाँ उसकी 2 नई फ्रेंड्स बन चुकी थी, हार्ली और माया। इसके बाद हम देखते हैं सैमुअल को, जो कि अब एक सेलिब्रिटी बन चुका था। उसकी पहली बुक की सक्सेस के बाद उसने माइकल के ऊपर एक और बुक लिख दी थी जिसका नाम था द डेविल वॉक्स अमंग अस और हैलोवीन के दिन वो उसे लॉन्च करने वाला था। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने माइकल की एक क्लिप प्ले की जिसमें उसने माइकल को बताया था कि उसकी मॉम मर चुकी है और वो अब उससे मिलने नहीं आएगी, लेकिन माइकल उसे कहता है कि वो उसे लेने जरूर आएगी और उसके बाद उसने कभी एक शब्द नहीं बोला। वहाँ सैमुअल से सवाल पूछा जाता है कि माइकल जिंदा है या मर गया क्योंकि उसकी बॉडी कभी मिल नहीं पाई। सैमुअल उन्हें क्लियरली कहता है कि वो मर चुका है लेकिन हम देखते हैं कि माइकल अभी भी जिंदा है। हमें फिर से उसकी मॉम दिखाई जाती है जो कि माइकल को बता रही थी कि हैलोवीन आने वाली है और इस बार उसे अपनी फैमिली को एक करना है। और हम देखते हैं कि ये सब वो छोटे माइकल को कह रही थी और वो उसका जवाब भी दे रहा था जबकि बड़ा माइकल चुपचाप खड़ा था। इसके पीछे क्या राज है ये हमें आगे ही पता चलेगा। माइकल हैडनफील्ड के लिए निकल जाता है। जिस खेत में वो चल रहा था उसका मालिक अपनी बेटी और बेटे के साथ वहाँ से गुजर रहा था।
वो माइकल को देख लेते हैं और उसके पास जाकर उसे वहाँ से निकल जाने की वार्निंग देते हैं। माइकल उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वहीं खड़ा रहता है। तब वो दोनों उसे मारने लगते हैं। वो उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी माइकल फिर से खड़ा हो जाता है और अपना मास्क पहन लेता है। वो उन दोनों बाप बेटे को बहुत बुरी तरह मार देता है। इसके बाद वो लड़की को पकड़कर उसे भी मार देता है। ट्रक के पीछे एक केज में उनका कुत्ता भी था। माइकल उसे मारकर खाने लगता है। इधर लॉरी पिज्ज़ा खा रही थी और अचानक उसका जी खराब होने लगता है। वो भागकर उल्टी करने जाती है। किसी तरह वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके थे। अगली सुबह वो उठती है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है जिसमें वो एनी को डक्ट टेप से बांधकर उसका गला काट देती है, बिल्कुल जैसे माइकल ने रोनी के साथ किया था। जैसे माइकल के दिमाग में ख्याल आते थे बिल्कुल वैसे ही अब लॉरी के दिमाग में भी आ रहे थे। उसकी मेडिसिन भी खत्म हो चुकी थी। वो अपनी थेरेपिस्ट के पास जाकर उससे और दवाई लिखने के लिए कहती है, लेकिन थेरेपिस्ट के हिसाब से उसके पास पहले ही बहुत सारा स्टॉक था, इसलिए थेरेपिस्ट उसे मना कर देती है। तब लॉरी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसके ऊपर ही चिल्लाने लगती है। उधर माइकल हैडनफील्ड में पहुंच चुका था। वो उस स्ट्रिप क्लब में जाता है जहां उसकी मॉम काम करती थी और उसके साथ उसकी मॉम और छोटा माइकल भी था। बाहर ही वो वहां के एक वर्कर को मार देता है। इसके बाद वो अंदर जाता है और वहां के मालिक को भी मार देता है जो कि उसकी मॉम के नाम से उस स्ट्रिप क्लब को चला रहा था। अगली सुबह हैलोवीन का दिन था और सैमुअल की बुक लॉन्च हो चुकी थी। लॉरी अपने काम पर जा रही थी और रास्ते में वो एक स्टोर में उस बुक को रखा देखती है। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और एक कॉपी खरीद लेती है। उधर माइकल भी उस बुक का बिलबोर्ड देख लेता है जिसके ऊपर उसकी और सैमुअल की फोटो लगी हुई थी। उस बुक से सैमुअल जितना पैसा कमा रहा था उससे कई ज़्यादा वो हेट कमा रहा था। हैडनफील्ड के लोग उससे नफरत कर रहे थे क्योंकि लोगों की मौत को मसाला बनाकर वो बुक छाप रहा था। लॉरी भी उस बुक को पढ़ लेती है और उसे पढ़ने के बाद वो बिल्कुल पागल हो जाती है। वो घर जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। एनी उसके पास जाती है तो वो उसे और उसके डैड को भी बुरा भला बोलने लगती है। वो अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। एनी अपने डैड को कॉल करके ये सब बता देती है। हैलोवीन की वजह से शेरिफ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो एक ऑफिसर की ड्यूटी अपने घर के बाहर लगा देते हैं एनी की सेफ्टी के लिए। लॉरी अपना सामान लेकर अपनी फ्रेंड्स के पास पहुंच जाती है। वो उन्हें बताती है कि आज उसे पता चला है कि वो कोई और है। उसकी फ्रेंड्स को समझ नहीं पाती। लॉरी कहती है कि वो एंजल मायर्स है, माइकल मायर्स की बहन। उसकी फ्रेंड्स सोचती हैं कि वो कोई मजाक कर रही है क्योंकि माइकल मायर्स उस टाउन के लिए एक बहुत ही भयानक नाम था। तब वो उन्हें लूमिस की बुक दिखाती है जिसमें उसने ये सब लिख रखा था। लॉरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एनी के डैड को इस सब के बारे में पता था लेकिन उसने कभी लॉरी को सच नहीं बताया, इसलिए वो उनके घर से चली आई। ये सब बुलाने के लिए वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। उसका मन हल्का करने के लिए उसकी फ्रेंड्स उसे एक हैलोवीन पार्टी में लेकर जाती है। वहाँ वो तीनों बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन माइकल भी वहाँ पहुँच जाता है। हार्ली वैन में बैठी थी। माइकल वैन में घुसकर उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। इधर लॉरी माया को ढूंढ रही थी, तभी उसे उसकी मॉम और छोटा माइकल दिखाई देते हैं। डेबरा उसे कहती है कि वापस घर आने का वक्त आ चुका है। तभी माइकल पीछे से उसे पकड़ लेता है और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। वहाँ कोई भी नहीं था और इतनी भीड़ के बीच में वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। माया आकर उसे ले जाती है। उधर एनी के घर के बाहर पुलिस ऑफिसर तैनात था। वो सिगरेट पीने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है, तभी माइकल उसे पकड़कर मार देता है। एनी बाथरूम में थी और माइकल भी वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही एनी की नज़र उस पर पड़ती है वो बिल्कुल सहम जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करूं, क्योंकि उसका 2 साल पुराना नाइटमेयर जिससे वो बहुत मुश्किल से बच पाई थी, आज वो फिर उसके सामने खड़ा था। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन भागना कोई ऑप्शन नहीं था। तभी माया लॉरी को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वो ऊपर जाकर देखते हैं कि सब कुछ बिखरा पड़ा था। वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि चारों तरफ खून ही खून था और बीच में एनी पड़ी थी। लॉरी माया को नीचे भेजती है पुलिस को कॉल करने के लिए। वो जल्दी से नीचे जाकर पुलिस को सब बता देती है, लेकिन माइकल उसे भी जिंदा नहीं छोड़ता। पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर शेरिफ को इस कॉल के बारे में बताती है। शेरिफ उससे पूछता है कि वो ये सब उसे क्यों बता रही है। तब वो कहती है कि कॉल उसी के घर से आई है। ये सुनकर शेरिफ भी बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका डर सच हो चुका है। उधर एनी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और धीरे धीरे वो दम तोड़ देती है। माइकल लॉरी को रोने का मौका भी नहीं देता। लॉरी को वहाँ से भागना पड़ता है और माइकल उसका पीछा करता है। शेरिफ अपने घर पहुँचता है और एनी की लाश को देखकर वो भी टूट जाता है। उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। उधर लॉरी भागते हुए रोड तक पहुँच जाती है। एक कार उसकी हेल्प के लिए रुकती है। जैसे ही वो कार में बैठती है, माइकल वहाँ पहुँच जाता है। वो कार को उठाकर पलट देता है।
वो लॉरी को कार में से निकाल कर ले जाने लगता है। एक पुराने बार्न में वो उसे लेकर जाता है। उस कार क्रैश की रिपोर्ट शेरिफ को मिलती है और उसे पता चलता है कि किसी ने एक आदमी को वहां से एक लड़की को उठाकर ले जाते हुए देखा है। शेरिफ पूरी फोर्स के साथ वहां से निकल जाता है। उधर छोटे माइकल ने लॉरी को पकड़ रखा था और उसकी मॉम उससे बात कर रही थी। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस को माइकल के ऊपर क्लीन शॉट नहीं मिल रहा था। सैमुअल भी ये खबर टीवी पर देख लेता है और वो भी सीधा वहां पहुंच जाता है। शेरिफ उसे देखते ही उसे मारने लगता है। सैमुअल कहता है कि वो हेल्प करना चाहता है, लेकिन शेरिफ उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। वो उसे वहां से भगा देता है, लेकिन मौका देखकर सैमुअल उस शेड तक पहुंच जाता है। अंदर वो देखता है माइकल को। सैमुअल लॉरी को उसके पास आने के लिए कहता है, लेकिन उसे छोटे माइकल ने पकड़ रखा था। सैमुअल उसे कहता है कि उसे किसी ने नहीं पकड़ रखा। तब हम देखते हैं कि असल में उसे किसी ने भी नहीं पकड़ रखा था, लेकिन उसे डेब्रा और माइकल दोनों ही दिख रहे थे। डेब्रा माइकल को ऑर्डर देती है और वो सैमुअल पर हमला कर देता है। वो उसे लेकर शेड से बाहर गिर जाता है। जैसे ही माइकल उसे स्टैप करके नीचे गिराता है, सभी पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देते हैं और वो भी मर जाता है। लॉरी बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि दोनों माइकल मर चुके थे। वो उसका चाकू उठा लेती है और सैमुअल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी पुलिस उसे भी शूट कर देती है। एंड में हम लॉरी को एक सैनिटेरियम में देखते हैं, जहां उसकी मॉम उसे लेने आती है और यहाँ उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे कि बचपन में माइकल की लगती थी। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। इसकी एक ऑल्टरनेट एंडिंग भी है। उसमें जब सैमुअल शेड में जाता है तो माइकल उस पर हमला कर देता है। वो उसे स्टैप करके मार देता है। इसी बीच पुलिस को क्लियर शॉट मिल जाता है और वो माइकल को 2 बार शूट कर देते हैं। माइकल सीधा पीछे जाकर गिरता है और कई सारे सरिये उसके बॉडी में घुस जाते हैं। लॉरी उठकर उसके पास आती है और माइकल को देखकर रोने लगती है। तब माइकल उसे अपना चाकू देता है। लॉरी समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। लॉरी सीधा उसके दिल में चाकू घुसाकर उसे मार देती है। फिर वो शेड से बाहर निकलती है और शेरिफ देखता है कि उसने माइकल का मास्क पहना हुआ था। इसके बाद वही सैनिटेरियम वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें लॉरी बिल्कुल छोटे माइकल की तरह दिख रही थी। मेरे हिसाब से तो ये एंडिंग ज़्यादा सही है। एंड में लॉरी भी अपने परिवार के साथ मिल गई थी, या ये कहूँ कि जो इविल माइकल के अंदर था वो अब लॉरी के अंदर आ चुका था। तो इस मूवी में एक सुपरनैचुरल वैल्यू भी ऐड की गई है। जब माइकल को बताया गया कि उसकी मॉम मर चुकी है तो उसने उस बात को पूरी तरह नकार दिया और उसे हर वक्त उसकी मॉम उसके पास ही दिखने लगी, जिस वजह से वो उसके बाद कभी किसी के साथ नहीं बोला। एक तरह से उसका बचपन वहीं रुक गया था। तब से ही माइकल सोललेस हो गया था। जो हमें छोटा माइकल दिखाया गया, उसका यही मतलब है कि माइकल अभी भी वहीं रुका हुआ है और उसका एक ही मोटिव था अपनी फैमिली को एक करना। अब रॉब ज़ॉम्बी ने ये सब हमें इस तरीके से दिखाया है कि अगर हम चाहे तो इस पर विश्वास भी कर सकते हैं कि मरने के बाद उसकी मॉम उसके साथ ही रहने लगी थी, या फिर हम इसे माइकल की कल्पना भी मान सकते हैं। जिस पे हमें ज़्यादा यकीन हो हम उसको सच मान सकते हैं। अगर सुपर नेचुरल वे में देखे तो ये समझना बहुत आसान होगा कि लॉरी को वो दोनों क्यों दिखाई दे रहे थे, लेकिन अगर दूसरी तरह से देखे तो ये सब उसके दिमाग का वहम था। जिस रात उस पर हमला हुआ था उसके बाद से उसकी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वो किसी तरह मेडिसिन के सहारे दिन काट रही थी, लेकिन जैसे उसकी मेडिसिन खत्म हुई उसका दिमाग बेकाबू हो गया। उसे भी किलिंग वाले ख्याल आने लगे। और ये आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा कि जब भी कोई किसी किलर से बचता है तो उसके दिमाग पर इतना ज़्यादा असर हो जाता है कि वो खुद ही किलर बन जाता है। ये टेरिफायर मूवी में भी दिखाया गया है। तो रॉब ज़ॉम्बी ने हमें इसमें दोनों तरह की स्टार्ट भी दिखाई है। मूवी सीधा पिछले पार्ट के एंड से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में पता लगा कि वो सपना था। फिर मूवी स्टार्ट हुई 2 साल बाद से। तो एक ही फिल्म में हमें दोनों तरह की ओपनिंग दिखाई गई। सेम ऐसे ही पिछले पार्ट में भी 2 स्टोरीज दिखाई गई थी, एक माइकल के बचपन की और दूसरी उसकी वापसी की। रॉब ज़ॉम्बी ने 2 मूवीज में हमें 4 मूवीज की स्टोरी दिखा दी है। तो इस मूवी ने अपने बजट से डबल कमाई की थी। स्टूडियो इसका 3rd पार्ट बनाना चाहता था, लेकिन रॉब ज़ॉम्बी ने साफ मना कर दिया। फिर भी स्टूडियो ने 3rd पार्ट पर काम किया, लेकिन आखिर में 2012 में उसे कैंसिल कर दिया। इसके बाद सीधा 2018 में हैलोवीन मूवी आई थी, जो कि ओरिजिनल फिल्म का डायरेक्ट सीक्वल थी, और वो भी बेस्ट मूवी है। और अब लगातार 2 हैलोवीन मूवीज कंफर्म है, हैलोवीन किल्स और हैलोवीन एंड्स। तो जब भी ये मूवीज आएंगी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। रॉब ज़ॉम्बी ने ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर जॉन कारपेंटर को इस मूवी में एक कैमियो ऑफर किया था, लेकिन किन्हीं रीजंस की वजह से उन्होंने मना कर दिया। ये पहली हैलोवीन मूवी है जिसमें माइकल बिना मास्क के घूमता फिरता दिखाई दिया। टाइलर मेन पहले एक्टर हैं जिन्होंने लगातार 2 बार माइकल का रोल किया है, और 2 मूवीज में माइकल का रोल करने वाले वो दूसरे एक्टर हैं। पहले थे जॉर्ज पी विल्बर, जिन्होंने हैलोवीन 4 और हैलोवीन द कर्स ऑफ माइकल मायर्स में माइकल का रोल किया था। रॉब ज़ॉम्बी की हैलोवीन में हमें पता चला कि माइकल छोटे बच्चों को नहीं मारता।
ये हमने इस मूवी में भी देखा और पिछले पार्ट में भी, जब माइकल ने टॉमी और लिंडसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। माइकल की बहन का नाम एंजल इसलिए रखा गया था ताकि वो माइकल के एग्जैक्ट अपोजिट लगे, क्योंकि माइकल डेविल था। रॉब ज़ॉम्बी ने बताया था कि वो ये सीक्वल नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन स्टूडियो ने सीक्वल अनाउंस कर दिया था और वो नहीं चाहते थे कि कोई उनका विजन खराब करे, इसलिए उन्होंने खुद ही इसे लिखा और डायरेक्ट किया। तभी इन दोनों मूवीज में एक जैसी फील आती है। जिस चाइल्ड एक्टर ने पिछली मूवी में माइकल का रोल किया था, इस मूवी में भी उसी ने माइकल का रोल किया था, लेकिन वो अब बच्चा नहीं लग रहा था, इसलिए उसके सारे सीन्स दूसरे चाइल्ड एक्टर के साथ रीशूट किए गए। ये डैनियल हैरिस की 4th हैलोवीन मूवी है, लेकिन ये पहली मूवी है जिसमें उनका कैरेक्टर मरा है। डायरेक्टर्स कट में रॉब ज़ॉम्बी ने कहा था कि ओरिजिनल एंडिंग में तीनों मेन कैरेक्टर्स माइकल, लॉरी और सैमुअल मर गए थे। जो बाद में सैनिटेरियम वाला सीन आता है, वो मरते वक्त लॉरी का आखिरी ख्याल था कि उसकी मॉम उसे लेने आ रही है, लेकिन उसे देखकर सभी लोगों को लगा कि वो जिंदा है। ये एक लौती हैलोवीन मूवी है जिसमें डॉक्टर सैमुअल लूमिस मर गया, नहीं तो वो हैलोवीन 6 में मरा था, लेकिन ये बात कभी कंफर्म नहीं हुई। तो ये थे इस मूवी से जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना, और साथ ही बताना कि ये न्यू इंट्रो कैसा लगा, इसे रखना चाहिए या नहीं। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।